नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम जब किसी नेटिव के चार्ट को एनालाइज करते हैं तो यदि हमें उसका फोकस एरिया देखना है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में किस बात पर फोकस रखेगा, उसका पूरा का पूरा ध्यान किस बात पर केंद्रित होगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का सैर सपाटे में घूमने फिरने में बिलीव होता है। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। हमेशा उनके मन में होता है मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं दिखने में कैसा हूँ। बहुत सारे लोगों का फोकस होता है कि उनका घर बहुत अच्छा हो, बड़ी प्रॉपर्टी हो उनके पास जिसके अंदर वो रहते हों। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन साथी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं या बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, दोनों ही बातें होती हैं। बहुत सारे लोग फाइन आर्ट्स में फोकस्ड होते हैं ऑलवेज। वो हमेशा कोई काम भी कर रहे हैं तो साथ में पता लगा कोई पेंटिंग बना रहे हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ वो करते रहते हैं। तो हमें इसका किसी भी चार्ट से कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर आज। आप वीडियो को एंड तक देखें और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो कुंडली का जब आपने विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है और आपको देखना है कि कोई भी नेटिव आपके पास आया और वो अपनी लाइफ से रिलेटेड पूछना चाहता है और उसके बारे में आपको जब भी एनालाइज करना है या आप अपनी खुद की कुंडली देख रहे हैं और खुद की कुंडली में आपको देखना है कि मेरी कुंडली के अंदर मेरा लाइफ में फोकस किस बात पर है। तो अब 1 मिनट के अंदर आप एग्री कर जाएंगे। आप देख लीजिएगा जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ। आप अपनी खुद की कुंडली देखेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समझने के बाद कि हाँ, ये बिल्कुल सही टेक्निक मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से भी हम किसी और की भी कुंडली देखेंगे तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास आए हैं नेटिव, उनका फोकस एरिया क्या है। जो फोकस एरिया होगा वो आदमी यदि कुछ भी काम कर रहा है मगर उसका ऑलवेज फोकस उसी तरफ रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, राहु और केतु के बारे में बहुत सारी बातें एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। जानकारी इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं है। कोई इसको अच्छा बता देता है, कोई बुरा बता देता है, कोई अच्छे फल दे देता है, कोई बुरे फल दे देता है। और बहुत सारे लोग तो राहु और केतु को कंसीडर भी नहीं करते, वो इसे ग्रह मानते ही नहीं है। हमारे जितने भी योग बनाए हैं, क्लासिक्स में लिखे हुए हैं, कोई भी राहु केतु को कहीं भी हम कंसीडर करते ही नहीं है। ना हम इन्हें किसी योग में इंक्लूड करते हैं, ना आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ यदि पढ़ेंगे, किसी की एज निकालनी है या ज्योतिष के बेस पर हम कोई भी चीज़ें कैलकुलेट करना चाहें तो राहु और केतु को कंसीडर किया ही नहीं जाता। केवल उनको हम प्रेडिक्शन के टाइम पे कंसीडर करते हैं और ज़्यादातर इसे इनको डराने के लिए यूज़ किया जाता है, राहु और केतु। जबकि मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये सारी बातें भ्रांतियां हैं। राहु और केतु को कोई डराने के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं यूज़ बता रहा हूँ इसके अलावा मेरे हिसाब से राहु और केतु का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं हमारी कुंडली के अंदर। तो जो यूज़ है, राहु और केतु आपका इंक्लिनेशन बता रहे हैं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी कुंडली का, किसी भी नेटिव का, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज इंक्लिनेशन। आप बता सकते हैं राहु और केतु के बेस पर। मैंने कितनी ही कुंडलियों में लगाकर देखा है, आप भी देखें और मेरा ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल सटीक नजर आएगा। तो क्या देखना है आपको, ये हमारा चार्ट है। सारे 12 भावों के हमें सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए। राशियों की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, किस हाउस में कौन सी राशि है, कौन सी लग्न है नेटिव की, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि राहु और केतु को कोई भी राशि एलोकेटेड नहीं है। राहु और केतु की अपनी कोई भी राशि नहीं है। राहु और केतु कभी ऊंच के और नीच के नहीं होते। ये अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स हालांकि इसे बताते हैं मगर क्लासिक्स में ऐसा कोई भी वो नहीं है। राहु और केतु को कोई भी राशि अलॉट नहीं की हुई है। तो जब मैं राहु और केतु की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं किसी राशि की बात नहीं कर रहा। आपको केवल 12 भावों के सिग्निफिकेशंस और मेन सिग्निफिकेशंस पता होने चाहिए कि कौन से 12 भाव किस काम आते हैं। आपको इंक्लिनेशन बताना है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें हमें नेटिव के चार्ट में राहु को पिक कर लेना है। राहु को देखना है किस हाउस के अंदर वो रखा हुआ है।
केतु नेचुरली उससे ऑलवेज अपोजिट होता है। यदि राहु पहले घर में है तो केतु 7वें घर में होगा, राहु दूसरे में है तो केतु 8वें घर में होगा, राहु तीसरे में है तो केतु आपका 9वें घर में होगा, राहु चौथे में है तो केतु आपका 10वें घर में होगा। मतलब उससे 7वें घर में या अपोजिट हाउस के अंदर केतु होता है। राहु जिस भी हाउस के अंदर है, नेटिव उस हाउस से रिलेटेड कामों पर फोकस होगा, और केतु जिस हाउस में है, नेटिव उस काम को इग्नोर करेगा। आप किसी भी चार्ट में ये चीज आप लगा के देख सकते हैं। राहु जिस भी हाउस के अंदर प्लेस्ड है, आपने सबसे पहले कोई भी आपके पास नेटिव आया, उसकी कुंडली आपके पास आई, सबसे पहले आप राहु और केतु की चीज देख लीजिए। राहु जिस हाउस में बैठा हुआ है, आपको राशि नहीं देखनी, कोई लग्न नहीं देखनी, उसके बेस पर आप बता देंगे कि ये नेटिव इस पर्टिकुलर काम में फोकस रखेगा पूरी लाइफ, चाहे वो काम कुछ भी कर रहा है। इसी तरीके से जिस हाउस के अंदर उससे अपोजिट 7th में उससे केतु होगा, जिस भी हाउस में है उसे इग्नोर करेगा। अब मैं थोड़ा हाउस वाइज बताता हूँ। सपोज राहु आपके प्रथम भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस का जो मेन सिग्निफिकेशन है वो है योर पर्सनैलिटी, आपका शरीर, तनु भाव। तो वो नेटिव की पूरी लाइफ अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने से लेके चीजों पर चलेगी। वो खुद पर ही पूरी तरीके से फोकस होगा, उसका दूसरे लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। वो एक एल्बम देखेगा फोटोग्राफ, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का फोटो यदि है तो वो उस फोटो को देखेगा, और यदि उसका नहीं है तो वो कोई भी रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, उनके फोटो को नहीं देखेगा, अपने बारे में ही सोचेगा। इसी तरीके से यदि उसके तृतीय भाव के अंदर राहु आ जाता है, सेकंड हाउस के अंदर, सेकंड हाउस के अंदर नेटिव का राहु आ जाता है, तो वो उसका सारा का सारा फोकस, सेकंड हाउस आपका फैमिली का होता है और धन का होता है, मगर वो सब नेगेटिव नेगेटिव सिग्निफिकेशन लेगा, पॉजिटिव नहीं लेगा। तो सेकंड हाउस में वो क्या करेगा, परिवार का उतना ध्यान नहीं रखेगा, ज्यादा फोकस उसका धन संपत्ति पर होगा, जिसके सेकंड हाउस के अंदर राहु है। तो नेचुरली उसके 8वें घर के अंदर केतु होगा। सेकंड हाउस के अंदर राहु है तो 8वें घर के अंदर केतु होगा, वो ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा नेटिव अपने ससुराल से कोई भी लेना देना नहीं रखेगा, अवॉइड करेगा, जाएगा ही नहीं, नेग्लेक्ट करेगा। इसी तरीके से यदि राहु तीसरे घर में बैठा है, तो तीसरा घर आज के जमाने में दिखावे का होता है। आप क्या है और आप क्या दिखा रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो तीसरा घर दिखावे का होगा, तो आप देख लीजिएगा कि जिन भी नेटिव्स के थर्ड हाउस के अंदर राहु है, वो दिखावे में सारा उनका फोकस रहेगा। और 9th वो अपने माता पिता गुरु इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे, हायर एजुकेशन को इग्नोर करेंगे, मगर वो कहीं भी जाएंगे तो उनके पास जो वेल्थ नहीं होगी उससे 10 गुना दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस होती हैं, मॉडल्स होती हैं, उनका वो देखने में कैसी भी है, मगर वो जो अपियर होंगी लोगों के सामने तो अलग तरीके से अपियर होंगी। आप सोसाइटी में अपने आसपास कुछ लोगों को देख सकते हो कि जिनकी कुछ खास वेल्थ नहीं होती, मगर लोगों को दिखाने के लिए लोन लेकर या किसी भी तरीके से वो दिखावे में ज़्यादा बिलीव करते हैं। 4th हाउस में जिस भी नेटिव के राहु हो, तो वो उसका सारा फोकस प्रॉपर्टी पे होगा, अपनी मदर पे होना चाहिए, मगर यहाँ पे सारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को लेगा, वो पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस को नहीं लेगा। सारा फोकस प्रॉपर्टी पे होगा कि कहाँ से प्रॉपर्टी आ जाए, उसके घर में सुख सुविधाएं आ जाए, उसके पास बड़ी बड़ी कारें आ जाएं, और वो अपने प्रोफेशन को इग्नोर करेगा, क्योंकि केतु उसके 10वें घर में जाके बैठ गया है। प्रोफेशन को इग्नोर करेगा तो ये चीज अब कैसे आएंगी, आप समझ जाइए कि जब वो प्रोफेशन को इग्नोर कर रहा है, मगर उसका सारा का सारा फोकस किस पे है, प्रॉपर्टी पे है, तो वो चाहेगा कि माँ बाप की छीन ले, या किसी रिश्तेदार की छीन ले, या किसी को धोखा दे दे, मगर आनी उसके पास प्रॉपर्टी चाहिए। जो लोग कब्जा करते हैं लैंड पे, प्रॉपर्टी पे, आपने देखा होगा डॉन टाइप जो लोग होते हैं जो कब्जा करते हैं, तो राहु यदि आपके चौथे घर में बैठा हुआ है तो वो नेटिव इस तरीके का होगा कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए और बगैर काम किए चाहिए, क्योंकि वो 10th हाउस को इग्नोर करेगा। 5वें घर में यदि राहु बैठा हुआ है, 5th हाउस के अंदर राहु प्लेस्ड है, तो आपका 11वें घर में केतु होगा। तो 5th हाउस में जो नेटिव के राहु प्लेस्ड होगा, वो आपका उसका सारा फोकस होगा जो आपकी अलग तरीके की आर्ट्स में, एक्टिंग में और एक्टिविटीज में उसका सारा का सारा फोकस होगा, और लाभ कमाने में वो ध्यान नहीं देगा। मतलब वो ऐसे काम करेगा
कि उसको इस बात की परवाह नहीं होगी कि मुझे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा, क्योंकि उसका केतु 11वें घर में चला गया। तो 11th हाउस को वो इग्नोर करेगा, इच्छाएं करेगा। 5th हाउस इच्छाओं का भी होता है। इच्छाएं करना एक अलग बात है, मगर इच्छाओं को आपको रेक्टिफाई करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो 5th हाउस में जिसके भी राहु उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होंगी, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी रखेगा। सोचेगा मैं बॉम्बे जाकर रहूँ, सोचेगा मैं फॉरेन जाकर रहूँ, और सोचेगा मेरे पास इतनी बड़ी कार होनी चाहिए, मेरे पास इतनी बड़ी कोठी होनी चाहिए, ये सारी उसकी इच्छाएं होंगी। इसी तरीके से 6th हाउस में जिस भी नेटिव के राहु होगा, तो उसके 12th हाउस के अंदर केतु होगा। तो 6th हाउस में होगा ये आपका रोग ऋण और शत्रु का हाउस होता है। तो ऐसे नेटिव का सारा फोकस इन्हीं चीजों पर रहेगा, रोग ऋण और शत्रु पर। उधार ले लेगा, वो उधार लेने की कोशिश करेगा, शत्रुओं उसका ध्यान सारा फोकस होगा, उनसे कैसे बदला लूं इस तरीके से होगा, या कोई डिजीज होगी तो उस पर उसका सारा का सारा फोकस रहेगा। और इस क्योंकि अब आप देखेंगे कि 12th हाउस को वो इग्नोर करेगा, 12th हाउस को इग्नोर करेगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस को इग्नोर करेगा, फॉरेन वगैरह के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि 12th हाउस बाहर जाने का भी होता है। आश्रम मोक्ष वगैरह के बारे में भी नहीं सोचेगा। 12th हाउस को इग्नोर करना है ना, तो उसको इससे लेना देना ही नहीं है मोक्ष वगैरह से। इसी तरीके से जिस भी नेटिव के 7th हाउस के अंदर राहु हो, तो उसका सारा फोकस अपने पार्टनरशिप पर होगा, अपनी वाइफ पर होगा, और वो अपने आप को इग्नोर करेगा। अपोजिट केस हो गया, वो सारा का सारा फोकस उसके लाइफ पार्टनर पर रहेगा, जो पार्टनरशिप कंसर्न है उस पर रहेगा, और उसमें वो सारा अपने आप को खफा देगा और अपनी खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख करेगा, क्योंकि 7th हाउस में राहु होने का मतलब आपका लग्न में उसके केतु आ गया। इसी तरीके से 8th हाउस में जिस भी नेटिव के राहु है, वो सडनली उसको कुछ ना कुछ गेन हो इस तरीके की सोचता रहेगा, उसके लिए तरकीबें बढ़ाता रहेगा, रिसर्च करता रहेगा। आपका ऑकल्ट साइंसेज में भी वो होगा, आपका तंत्र मंत्र वगैरह करता रहेगा, इस तरीके की चीज़ों में सारा का सारा फोकस होगा उसका। अपना पैसा भी लगा देगा उन चीज़ों के लिए, और उसको वो फैमिली और मनी को इग्नोर करता रहेगा, क्योंकि उसका केतु 2nd हाउस में चला गया। जिस भी नेटिव का राहु आपके 9th हाउस के अंदर बैठ गया, तो केतु उसके 3rd हाउस में चला गया, तो वो उसका सारा फोकस अपने पिता पर होगा, हायर एजुकेशन फॉरेन जाके पढ़ने पर होगा, सारा का सारा फोकस अपने गुरु पर होगा। और वो इस तरीके से होगा कि पिता कुछ दे दें, गुरु कुछ दे दें, बाहर जाके मैं कुछ कमा लूँ, इन चीज़ों पे फोकस होगा। नेगेटिव एस्पेक्ट रखेगा वो, गुरु से वैसा ज्ञान नहीं लेगा, गुरु से वो ऐसा ज्ञान लेगा जिससे कि उसे कुछ फायदा हो सके, और वो दिखावे में बिलीव नहीं करेगा, आडंबर में बिलीव नहीं करेगा। इसी तरीके से जिस भी नेटिव का यदि राहु 10वें भाव में है और केतु फिर 4th हाउस में होगा, तो ऐसा नेटिव हमेशा एक से एक नए नए काम करने की कोशिश करता रहेगा, उसका सारा जो फोकस होगा वो काम पर होगा, सारा के सारे वो भाग्य भरोसे नहीं बैठेगा। 9th में जिसका राहु होता है वो भाग्य भरोसे बैठता है, वो सोचता है 9th में जिसका राहु है मुझे भाग से कुछ मिल जाए, पिता की प्रॉपर्टी मिल जाए, गुरु से कुछ मिल जाए, करूं कुछ ना और सब कुछ मिलता रहे। मगर 10वें घर के अंदर जिसके राहु होगा वो अपने कार्य करेगा, और उससे एक नए नए काम करेगा वो, मगर वो आपका प्रॉपर्टी मदर और घर के सुखों को इग्नोर करेगा, क्योंकि वो काम में बिजी रहेगा। जब वो काम में बिजी है तो वो घर का सुख, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग कारोबारी जो आपके आसपास होते हैं, शॉप करते हैं, सुबह 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, दिन रात मरीजों को देखते हैं, पैसा बहुत कमा लेते हैं, मगर उन खर्च करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो वो घर के सुख से दूर रहेंगे। आपके बिजनेसमैन होते हैं जो आपकी आसपास लोकेलिटी में, जिनकी बड़ी बड़ी शोरूम और दुकान होती है, सुबह से शाम तक वहीं पे लगे रहते हैं और कोई छुट्टी भी नहीं लेते, मगर पैसा उन पे बहुत होता है, मगर उसको वो नहीं एंजॉय कर रहे होते, परिवार वाले लोग एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से 11th हाउस में यदि किसी भी नेटिव के राहु है, तो उसके 5th हाउस में केतु होगा। ऐसा नेटिव हमेशा अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहेगा, उसका सारा फोकस ये होगा कि उसकी जो इच्छाएं वो पूरी हो, बाकी दुनिया बाहर में जाए। इसी तरीके से 12th हाउस में जिसका भी राहु होगा वो फॉरेन जाने की कोशिश करेगा, पैसा उड़ाएगा, खर्च करेगा। 12th हाउस मोक्ष का भी होता है, और बैड बैड प्लेजर के लिए कोशिश करता रहेगा।
कि उसके अपोजिट सेक्स से लिंक होते रहें। इसमें वो पैसा सारा उड़ा देगा, और जब पैसा सारा उड़ जाएगा तो अल्टीमेटली फिर वो मोक्ष के लिए ट्राई करेगा, सारी चीज़ों को ट्राई करके सभी बीमारियों को वो अपने ऊपर अप्लाई करके देख लेगा, और एंड में उसको ये लगेगा कि ये तो सब बेकार है, तो वो फिर मोक्ष पर जाएगा, अपनी छोटी मोटी बीमारियों को इग्नोर करेगा, कर्जों को इग्नोर करेगा, कंपटीशन को इग्नोर करेगा। इस तरीके से हम राहु और केतु के बेसिस पर किसी भी नेटिव की कुंडली को हम एनालाइज कर सकते हैं, और वो जब हमारे पास आता है तो हम देखते ही उसके बारे में एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि ये नेटिव का सारा फोकस अपनी पूरी जिंदगी में किस तरीके से रहेगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो भी, और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई कमियां हैं वो भी बताइएगा, जिससे कि मैं उनको आगे के वीडियोस में इम्प्रूव कर पाऊँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।